घर से भागकर शादी करने से पहले यह कहानी जरूर सुनें। एयरपोर्ट में लोग अपने मित्रों संबंधियों को विदा करते समय ये करना वो मत करना जैसी हिदायतें दे रहे थे। मैंने एक बार फिर कलाई में बंधी अपनी घड़ी पर नजर डाली। फिर सोचा, क्या रितेश भी मेरी ही तरह परेशान होगा, सहमा होगा? क्या उसका अंतर्मन भी उसे कुरेद रहा होगा? वैसे माता पिता की इच्छा के खिलाफ शादी करना कानूनन कोई जुर्म नहीं है। एक बालिग लड़की अपनी मर्जी से क्या कुछ भी नहीं कर सकती। सोनाली, मैंने तुरंत बाईं ओर देखा। रितेश की मुस्कुराती सूरत मेरे सामने थी। मैं तुरंत उससे लिपट गई। घर पर किसी को शक तो नहीं हुआ ना? उसने दबी आवाज में पूछा। आज शाम तक नहीं होगा, चलें? मैंने फीकी सी मुस्कान दी। मामूली चेकिंग के बाद हम प्रतीक्षा करते हुए जेट विमान तक पहुंचे। रितेश को देखकर मेरे भीतर का जो भय था फिर से मेरी आंखों में उतर आया। मम्मी का विवश चेहरा मुझे परेशान करने लगा। डार्लिंग, तुम रो रही हो? मैं उसका हाथ अपने हाथ से दबाकर झूठ बोल गई। खुशी के आंसू हैं। हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा था। हम लोग आकाश की ओर जा रहे थे। अब सारे पैसेंजर नजर आ रहे थे। 1.5 घंटे का सफर था। मैं अपने पापा मम्मी, भाई भाभी, बहन से मीलों दूर चले जाने वाली थी। कुछ लोग ही सोनाली, ठंडा गर्म। रितेश ने मेरे विचारों को मोड़ देना चाहा। वो परिचित था मेरी मानसिक स्थिति से, मेरी उलझन, मेरी वेदना से। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, अपने ख्यालों में ही खोई रही। अंधेरा होने पर परिवार के हर एक सदस्य को पता चल जाएगा कि सोनाली किसी लड़के के साथ भाग गई। क्या गुजरेगी मम्मी पापा पर? सिर पटक कर रोएंगे, छाती पीटेंगे, 2 दिन तक अन्न जल का त्याग कर देंगे, शायद 3 दिन, शायद 1 हफ्ता भी, यही ना? पूरे परिवार पर बदनामी का एक दाग भी लगेगा। बिरादरी में हलचल होगी, शोर होगा, हंगामा होगा और फिर जीवन अपनी ही धुरी पर घूमने लगेगा, उसी धारा पर बहने लगेगा, उसी घिसी पिटी राह पर चलने लगेगा। वक्त की लहरें सब कुछ भुला सकती हैं। मम्मी को भी भूलना होगा, भूल जाएंगी। ये सब जानते बूझते मेरा दिल किसी अपराधी की तरह क्यों धड़क रहा है। एयर होस्टेस कॉफी लेकर आई तो रितेश ने मेरी नजरें टटोलते हुए प्यार से कहा, थोड़ी कॉफी पी लो ना, शरीर में चुस्ती आ जाएगी। हाँ सोनाली, तुम कुछ ज्यादा सोचती हो, है ना? रितेश ने कॉफी का कप मुझे पकड़ाते हुए कहा। मैं भी कुछ सोच रहा था, उसने आगे कहा। सच बताऊं तो भविष्य में झांकने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें किसी रोमांचक स्वप्न में डूबी हुई थी। हम दिल्ली पहुंचकर शादी करेंगे, एक बंगले में अपना घर बसाएंगे। आंगन में हमारा मुन्ना तितलियां पकड़ता होगा, तुम गाती होगी, मुन्ना बड़ा प्यारा, मम्मी का दुलारा। लेकिन यहाँ न बंगला था, न रहने के लिए घर। हाँ, मेरी अटैची मेरे गहनों से जरूर भरी हुई थी। रितेश भी काफी नगद अपने साथ लाया था। हमारी टैक्सी आलीशान होटल की तरफ बढ़ रही थी। रितेश यहाँ की हर सड़क से परिचित था। यहाँ के एक स्कूल से पढ़ाई करके वो लॉ करने के लिए मुंबई आया था। यहीं उसके पिता किसी नेता के सचिव भी थे। वो अगर चाहता तो मुझे अपने घर ले जा सकता था, लेकिन सिर्फ चाहने से क्या होता है। उसे मालूम था कि उसके माता पिता एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की को अपनी बहू के रूप में कभी नहीं स्वीकार करेंगे। होटल के डेस्क क्लर्क ने पूछताछ के बाद कमरा अलॉट कर दिया तो मेरे पूरे शरीर में कपकपी छूट गई। डेस्क क्लर्क की तीखी नजरें हमारी पीठ पर खंजर की तरह गड़ी थी। सोनाली डार्लिंग, कमरे में पहुंचते ही रितेश ने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया। खामोश क्यों हूँ? मैं बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। नजर ऊंची ऊंची इमारतों पर टिकी थी, ऐसे जैसे इन इमारतों के जंगल में फंस गई हूँ और भाग निकलने का कोई रास्ता न हो। कल सनसेट से पहले हमारी शादी हो जाएगी, तुम खुश तो हो ना सोनाली? मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गई। मैं सोचने लगी, न शहनाई, न बारात, न बाराती, कैसी अजीब शादी है ये। एक दिन मम्मी ने कहा था, गुड़िया रानी, तेरी शादी तो मैं धूमधाम से करूंगी, 5 स्टार में सगाई, बड़े से फार्म हाउस में शादी। बोल सोनाली। शाम ढलते ढलते मैं मिसेस रितेश बन गई। अब मैं सोनाली नहीं रही।
कोर्ट से निकलते समय मैंने रितेश से पूछा, तुम्हारी मम्मी को दुख नहीं होगा? मुझे तुम्हारे सुख की चिंता है। कोर्ट से निकलकर हमने रितेश के घर जाने का निर्णय लिया, लेकिन बीच राह में ही मेरा जी घबराने लगा। मैं चीख उठी, टैक्सी रोको। क्यों? मेरा दम घुट रहा है, हम वापस होटल चलते हैं। एक बार मिल लेने में क्या हर्ज है। बाहर लॉन में बैठे रितेश के पापा आराम कुर्सी पर बैठे थे। डूबते उजाले और उतरते अंधेरे के बीच दो बड़ी बड़ी गोल आंखें चमक रही थी। हमें देखकर वो खड़े हो गए। न कोई मैसेज, न कोई फोन। अचानक ही मुंबई से चले आए। रितेश के पापा ने पूछा, और ये मेहमान कौन है, तुम्हारी मित्र? जी नहीं, मेरी पत्नी। चेहरा उठाते हुए उसने कह डाला, मैंने मैसेज में आपको बताया था, और मैंने तुम्हें इसलिए इजाजत नहीं दी थी क्योंकि तुम्हारी मम्मी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। फिर भी मैं तुम दोनों का स्वागत करता हूँ। आखिर पत्नी बनकर रितेश के परिवार में स्वाभिमान के साथ जीने का हक मुझे मिल गया। पल भर में मैंने उम्मीदों के कई एवरेस्ट खड़े कर लिए। तभी एक बीमार स्त्री लकड़ी के सहारे बरामदे में आई। ये मेरी मम्मी है, और मम्मी ये। रितेश का साहस लौट आया। बाकी कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बीमार स्त्री खुलकर बरस पड़ी। अस्थमा के कारण शब्द उसके मुंह से टूट टूट कर निकल रहे थे। बीच बीच में वो चीखें भी मारने लगी थी। चलो सोनाली, रितेश ने मेरी कलाई पकड़ते हुए कहा, हमारा फर्ज पूरा हुआ। घर से निकलते समय मैंने देखा रितेश की माँ बरामदे में निढाल पड़ी थी और रितेश के पिता उसे होश में लाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी ढह गई। 5,000 रुपए और सोने के गहनों के साथ हमने अपने वास्तविक जीवन की शुरुआत की। अब रितेश के पास एक ही विकल्प बचा था कि वो नौकरी कर ले। लॉ की डिग्री और दिन रात की दौड़ भाग के बावजूद भी रितेश को नौकरी तो नहीं मिली, अलबत्ता एक दिन एक अखबार की एक कतरन जरूर हाथ लगी। रितेश शर्मा ने सोनाली नाम की एक लड़की का अपहरण किया। पुलिस उसकी तलाश में है। अब क्या होगा? मैंने घबराकर रितेश से पूछा। कुछ नहीं, अब हमें जमुना पार जाकर रहना होगा। कब तक भागते फिरेंगे? शायद जिंदगी भर। जी सकोगे? भरोसा न हो तो तुम मुंबई वापस जा सकती हो। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कलेजे में कील गाड़ दी हो। वापस लौटने की शक्ति मुझ में नहीं थी। पल भर के लिए मुझे उससे सख्त नफरत हुई। कॉलेज में हंसता खिलखिलाता, कभी मुझे चैन से न बैठने देने वाला रितेश क्या यही था? मैं कुछ और कहती तभी मुझे उबकाई सी महसूस हुई। चटाई से उठकर मैं चौके में जाकर बैठ गई। एक साथ 3 वॉमिट हुई। रितेश अभी भी खर्राटे ले रहा था। शायद दिन भर का थका हुआ था। क्या करे रितेश? किसका? मैं माँ बनने वाली हूँ। उसका वीरान चेहरा थोड़ा और परेशान हो गया। माथे पर टेढ़ी मेढ़ी 3-4 लकीरें उभर आईं। मुझे लगा वो जीवन की सच्चाइयों से दूर भागने का रास्ता तलाश रहा है। अबॉर्शन करवा लो, ऐसे कठिन हालातों में बच्चा बोझ बन जाता है। उसने मुझे समझाने की फिर से कोशिश की। किसी कंगाल बच्चे को जन्म देने के बजाय उसे रोकने में न कोई पाप है न कानूनन अपराध। मैं तुम्हारी भलाई के बारे में सोचकर ही तुम्हें समझा रहा हूँ। यहाँ लाकर तुमने मुझे काफी सुख दिया है। बस अब और नहीं चाहती। मेरी आवाज शांत थी। वक्त से पहले मैं माँ बन गई। कमरे से बाहर मैंने निकलना छोड़ दिया। वैसे भी पुलिस का डर मुझे दिन रात सताया करता था। रितेश की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, फिर भी वो अपने आत्मबल के कारण अपने दर्द को छिपाता रहता। किसी न्यायालय के बाहर आवेदन पत्र भरने जैसा काम करके मामूली आमद लेकर रात में घर लौटता। धीरे धीरे रोजमर्रा की सामान्य बातें अब भयानक रूप लेकर हमारे बीच झगड़े का रूप लेने लगी। लेकिन कब तक? सोनाली, तुम वापस मुंबई चली जाओ। मुझे कौन रखेगा? कौन स्वीकार करेगा? मेरा सब कुछ तो तुमने छीन लिया, बच्चा भी। क्या कहा? और एक सन्नाटेदार थप्पड़ मेरे गाल पर 5 उंगलियों के निशान छोड़ता हुआ फिसल गया। गला रूंध गया, आवाज खो गई। स्तब्ध सी मैं उसे देख रही थी। होश संभालते ही मैं दरवाजे की तरफ दौड़ी। इस नर्क से भाग निकलने के अलावा मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था। वैवाहिक जीवन की 4 दीवारी मुझे तोड़नी थी। मेरे पाँव चौखट तक आकर रुक गए। मेरे सामने एक इंस्पेक्टर हाथ में गिरफ्तारी का वारंट लेकर खड़ा था। माहौल डोलने लगा। हवाई अड्डा डोलने लगा। यात्रियों की भीड़ कठपुतलियों की तरह नाचने लगी। मैं गिर पड़ूं इससे पहले किसी ने मुझे संभाल लिया। सोनाली, आवाज परिचित थी। मैं कहाँ हूँ? दिल्ली। वो कमरा, वो पुलिस वाला, कहाँ गए सब? क्या सोच रही थी?
रितेश सूटकेस के साथ मेरे सामने खड़ा था। उसी का इंतजार करते करते मैं ख्यालों में सालों दूर निकल गई। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। किसी को शक तो नहीं हुआ ना? मेरी सांसें रुकी हुई थी। फाइनल कॉल फॉर फ्लाइट नंबर 307। मैं रितेश को देखने लगी। मुझे देखने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। उसने प्यार से मेरा हाथ थाम कर कहा, चलो चलते हैं। मैं खामोश खड़ी रही, न एक कदम आगे बढ़ी न एक कदम पीछे ही हटी। क्या हो गया है सोनाली तुम्हें? उसकी आवाज टूटने लगी। शायद उसे पहली बार शक हुआ और ताज्जुब भी। उसकी आंखें नम होने लगी। क्या अपना वादा, अपनी कस्में भूल गई? एक बार फिर अनाउंसमेंट हुआ। रितेश अकेला ही फ्लाइट की तरफ बढ़ने लगा। सोनाली, अभी भी वक्त है। हम दिल्ली पहुंचेंगे, हमारी शादी होगी, बंगले में घर बसाएंगे, आंगन में हमारा मुन्ना तितलियां पकड़ेगा। दूर होती रितेश की आवाज माहौल के शोर में गुम हो गई। मैं अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी, खामोश। मेरी आंखों में आंसू थे। दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।